नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जिसमें हम सभी लोग 100 प्रश्नों को आज इस श्रृंखला में देखने वाले हैं और आपकी सभी भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभदायक साबित होगी। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी का संबंध किससे नहीं है? अवधी से। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये किस में आती है? बिहारी हिंदी में। अवधी किस में है? आपकी पूर्वी हिंदी में। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। संदेशण सविथरो हौ कणढ़ असमर्थ भण पिय इक्कति विलय डई वेब समाणा हथ। उपरोक्त दोहा किसका है? ये नरपतिनाल, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान शारंगधर। तो ये दोहा है अब्दुल रहमान का। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। का पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, ये पंक्ति किसकी है? गुरु नानक जी की। फिर है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? कुंभनदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, ध्रुवदास। तो आप सभी लोग जानते हो ध्रुवदास ये अष्टछाप के कवि नहीं है। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुंभनदास जी। फिर है हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? रायमल्ल पांडे जी। अगला क्वेश्चन है ललित ललाम ये किसका ग्रंथ है? तो आप सभी लोग जानते हैं ललित ललाम ये ग्रंथ किसका है? मतिराम जी का। फिर है डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त की वो खेल कर जाने हुए। पंक्तियां किसकी हैं? ठाकुर कवि की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। फिर है रस कलश किसकी रचना है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की रचना है। अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या कहा? मैं अपना खंडन करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ये पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये, रतन मिला है ये पंक्तियाँ किसकी हैं? त्रिलोचन शास्त्री जी की। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो उसका नाम है मित्रों मरजानी। फिर अगला है निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक इनमें कौन सा है? तो दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। ठेस कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, ये कथन है निराला जी का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये है, द फिलासफी ऑफ रिटेरिक ये भी है, इंटरप्रिटेशन टीचिंग ये पुस्तकें रिचर्ड्स की हैं, लेकिन कल्चर एंड एनार्की इनकी नहीं है। अगला है रचना काल की दृष्टि से क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले दोहा कोश आएगी, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश रासक, फिर कीर्तिलता आएगी। अगला है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो क्या होगा? पहले कुतुबन आएंगे, फिर उस्मान आएंगे, फिर कासिम शाह, फिर जो है नूर मोहम्मद आएंगे। फिर अगला है काव्य कृतियों को क्रम से लगाना है। तो ललित ललाम पहले आएगी, फिर भाव विलास, फिर श्रृंगार निर्णय, फिर जगत विनोद। अगला क्वेश्चन है जन्मकाल के अनुसार कथाकारों के सही अनुक्रम को आपको लगाना है।
तो पहले भगवती चरण वर्मा आएंगे, फिर जैनेंद्र कुमार आएंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर अमृतलाल नागर। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का अनुक्रम लगाना है। तो फिर पहले इंदुमती कहानी आएगी, फिर उसने कहा था, उसके बाद मकरील, उसके बाद कफन कहानी आएगी। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का अनुक्रम, क्रम में आप लोगों को लगाना है। तो इनमें सबसे पहले आजकल, फिर सारिका, उसके बाद समकालीन भारतीय साहित्य, उसके बाद नया ज्ञानोदय। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का क्रम है। तो पहले हानूश, फिर माधवी, फिर मुआवजे, फिर आलमगीर आएगा। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से नाटककारों को जो है क्रम से लगाना है, यानी नाटकों को क्रम से लगाना है। तो बिना दीवारों का घर, फिर ठहरा हुआ पानी, फिर जो राम रच राखा, फिर नेपथ्य राग। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहले संपत्ति शास्त्र आएगा, फिर साहित्यालोचन, फिर संस्कृत के 4 अध्याय, फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों को अनुक्रम में लगाना है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही अनुक्रम इसमें कौन सा होगा? पहले काव्यादर्श आएगा, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा, फिर साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को जो है क्रम से लगाना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की। और उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। और विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। श्री संप्रदाय किसका है? ये रामानुजाचार्य जी का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। संकादिक संप्रदाय ये निम्बार्काचार्य का है। और राधा वल्लभी संप्रदाय किसका है? श्री हित हरिवंश जी का। और विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित रचनाकारों को रचनाओं से सुमेलित करना है। तो चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। मतिराम की रचना है कौन सी है? मतिराम की रसराज है। भूषण की रचना है शिवा बावनी। और रसलीन की रचना है अंगदर्पण। और विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। कुमारपाल प्रतिबोध ये रचना किसकी है? सोम प्रभ सूर्य की। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरतुंग की है। कुमारपाल चरित रचना किसकी है? हेमचंद्र की है। हमीर रासो ये शारंगधर की है। और विकल्प ए आपका सही कूट माना जाएगा। अगला है निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है कविवचन सुधा। प्रेमचंद की पत्रिका है हंस। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की है सरस्वती। आगे की कौन सी है? प्रतीक। और विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। काव्य कला तथा अन्य निबंध ये किसका है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। शेष स्मृतियाँ ये किसका है? रघुवीर सिंह जी का। और मेरी जीवन यात्रा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का। और विकल्प सी उत्तर इसमें कूट के रूप में माना जाएगा। फिर अगला है पंक्तियों को जो है उनके कवियों के साथ में सुमेलित करना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद ये पंक्ति किसकी है? प्रसाद जी की है। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, ये निराला की है। मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो, ये अज्ञेय की पंक्ति है। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं कहाँ जाने कहाँ वो, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। और कूट कौन सा सही होगा? विकल्प 2 माना जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ में सुमेलित करना है। तो पर्णदत्त ये जो है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। हेरूप ये जो है कलंकी नाटक का पात्र है। ओकाक ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण नाटक का पात्र है। और गालव ये जो है माधवी नाटक का पात्र है। विकल्प डी आपका उत्तर होगा। फिर अगला है निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ में सुमेलित करना है। जो के एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की। शिवाजी का सच्चा स्वरूप ये किसकी है? एकांकी सेठ गोविंद दास की। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद की है। और पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की एकांकी है। विकल्प ए आपका सही होगा कूट। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है रचनाएं और उनके रचनाकारों का मिलान करना है। काव्य में व्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांश की रचना है। रस पीयूष निधि
ये सोमनाथ की रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु की रचना है। विकल्प सी आपका कूट उत्तर के रूप में सही होगा। फिर अगला है, क्या है स्थापना और तर्क दिए गए हैं। आजकल परीक्षा का ट्रेंड बदल गया है। अभी एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करीब 6-7-8 क्वेश्चन जो है स्थापना और तर्क से आए हुए थे। क्या है, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। ये क्या है, कथन गलत है, क्योंकि यहाँ एक मात्र लगा हुआ, अगर एक मात्र ना होता तो सही हो जाता। इसीलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी है, ये बात सही है। आपको ध्यान में रखना है, मोहन राकेश के नाटकों में क्या है, व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी है, यानी ए सही और आर गलत है। फिर अगला है, विभाववाद के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती है, यहाँ नहीं लगा हुआ इसलिए गलत हो गया ये। फिर है, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता, ये बात क्या है आपकी गलत है। विभाव निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है, अर्थात क्या है, ए और आर दोनों गलत है इसमें। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिभा के स्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे कवि रसिक नहीं बनते हैं, ये बात सही है, सारे कवि रसिक नहीं बनते हैं। दूसरा है, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है, जो कि कुछ लोगों में होती, ये भी बात सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। फिर अगला है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, पर इन्हें गौड़ रूप में शब्दार्थ का धर्म भी माना जाता है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ में होता, ये गलत है, और ये आपका सही है, तो आपका उत्तर होगा ए सही आर गलत। अगला है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। कामायनी को क्या कहते हैं, रूपक काव्य कहते हैं, ये बात जो है पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है, ये बात गलत है, यानी ए सही आर गलत होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। फिर जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी युग्म अघोष ध्वनि है। गाफा, डाढ़ा, पाफा, दाधा। अघोष ध्वनि कौन सी इनमें, पाफा। निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की पुस्तक कौन सी है। विभक्ति विचार, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश हिंदी व्याकरण। तो रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। फिर अगला है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चलती है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह। आप सभी जानते हो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। फिर अगला है, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। आप सभी जानते हो रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, बालचंद बिजावे भाषा, दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो आप सभी लोग जानते हो विद्यापति जी की है। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक शुकी के रूप में किया जाता है। पृथ्वीराज रासो की काव्य कथा शुक शुकी वर्णन के रूप में है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में हो रहा है, तो छेदन के अर्थ में। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का अर्थ किस अर्थ में है, छेदन में। फिर है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस और पंथ में मिलता है, तो ये शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, क्या है, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साँच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। ये दोहा किस कवि का है, कबीरदास, रहीम, जायसी, दादू दयाल। तो कुछ नाही का नाव धर भरमा सब संसार, साँच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। ये दोहा किसका है, दादू दयाल का। फिर है, निम्न में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आपको बताना है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य जी। विकल्प डी आपका इसमें सही उत्तर होगा। फिर अगला है, कहाँ करहूँ बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, सूरदास, परमानंद दास, नंद दास, रसखान। तो कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, परमानंद दास जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप की रचना किसने की है, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी। तो ज्ञानदीप की रचना किसकी है, शेख नबी जी की।
अगला प्रश्न है, गगन होता नहीं होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कान्हावत। तो गगन होता नहीं होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर, ये काव्य पंक्तियां जायसी की रचना आखिरी कलाम में लिखी हुई हैं। फिर अगला है, कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो, मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रहीमदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। तो कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो, मन ते मंद मंद मुस्कान काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? रहीमदास का दोहा है, यानी पंक्ति है ये। फिर है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, काव्य पंक्तियां किसकी है? ये तुलसीदास की है। अगला है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल का कथन ये किस कवि के विषय में है? तो जायसी के विषय में है। अगला प्रश्न है, हीन भये जल मीन अधीन, कहाँ कतिमो अकुलान समाने, नीर सनेही को लाए कलंक, निराश हुई कायर त्यागत प्राणय। इसमें कौन सा अलंकार है नीर सनेही में? तो नीर सनेही में सभंग पद श्लेष अलंकार है। अगला है, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया गया है? तो भिखारी दास के काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया गया है। फिर है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है शुक्ल जी ने? तो शुक्ल जी ने कहा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला है, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये नागरी दास जी लिखते हैं, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को मूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? नागरी दास जी की। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है? लेख के रचनाकार कौन है? तो ये लेख है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? देहाती दुनिया ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय जी का उपन्यास है देहाती दुनिया। अगला है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था, ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची। ये किस उपन्यास की पंक्तियां हैं? तो ये मैला आंचल की पंक्तियां हैं। अगला है, इनमें से कौन सा मार्क्सवादी विचारक है? तो जॉर्ज लुकाच ये मार्क्सवादी विचारक हैं। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, यूरोप प्रवास पर आधारित है, चीड़ों पर चांदनी। अछूत की शिकायत कविता कब प्रकाशित हुई है? 1914 ईस्वी में। फिर है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो लाल पसीना उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका जी की है स्त्रीत्व का मानचित्र। भारतेंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है? तो भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु ने नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो किसमें? कोर्ट मार्शल नाटक में जो है जातिवाद की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखा, जिसमें आप सभी लोगों ने 75 वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। हम उम्मीद करते हैं यह सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को हाइप करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए और अपने साथी मित्रों में कक्षा को शेयर करिए।
हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।